यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो हमारी कंप्लीट इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज को हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल मिलाकर के जितने भी हमारे चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स के अंदर, मतलब इकोनॉमिक्स का जो पूरा सिलेबस है, चाहे उसमें डिमांड फंक्शन की बात करें, चाहे ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए, चाहे उसके अंदर आप प्रोडक्शन की बात करें, यूटिलिटी फंक्शंस की बात कर रहे हैं, चाहे मार्केट की बात कर रहे हैं, हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन को इसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है। आप ये बोल सकते हैं कि पूरी इकोनॉमिक्स को हमने इसके अंदर जो है वो डालने की कोशिश करी है। टोटल मिला के 43 क्वेश्चंस को आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ जी, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। इससे पहले मैंने एक वीडियो पूरी की पूरी डाली है जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन जो डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड है, तो उनकी मैंने कंप्लीट वीडियो डाली है यूट्यूब के ऊपर, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं और वो क्वेश्चन हमेशा गलत ही होते हैं। तो एक बार आप वो जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, हाँ जी, चलो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं। चलो जी, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है जी क्वेश्चन क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला इन स्टेटमेंट को कंसीडर करो। ठीक है जी, ये तीन आपको स्टेटमेंट दे रखी है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव और आर इज करेक्ट। इनमें से कौन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक स्पेशल ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो अप्लाइड होती है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग जो बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सेकंड, नेचर ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड। ये जो अप्लाइड नेचर का है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, हम लोग क्या करते हैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, नॉट थ्योरेटिकल। बिल्कुल सही बात है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द माइक्रो। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो लेवल के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल सही बात है, ये भी ओके। तो इसका मतलब तीनों की तीनों जो है वो क्या है, करेक्ट। बोलो तो आंसर ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसके लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म के लिए ये कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी होती है। पहली कंडीशन क्या, एमसी इक्वल टू एमआर, और दूसरी एमसी कर्व कट AC फ्रॉम दी बिलो। अब ये क्या है, अब अगर मैं बात करता हूं इसको, तो हम यहां पे ये बोलते हैं कि फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को क्या करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन तो दोनों की दोनों एकदम क्या है, करेक्ट है। जिसके अंदर MC जो है वो किसके होगा, MR के बराबर होगा, और MC कर्व जो है वो कट करेगा किसको, AC को, कहां से, बिलो से। ठीक है जी, और ये वैसे ना ये भी होता है कि MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो, ये भी आपकी बात सही होती है। चलो जी आगे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला इन स्टेटमेंट को जो है वो आप क्या करो, कंसीडर करो, और इसके बेस पर आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। अच्छा जी, अगर बात करूंगा मैं इसके बारे में, तो सबसे पहले बोलते हैं मेन पर्पस जो है बिजनेस फर्म्स का इज टू अर्न प्रॉफिट। फर्म का जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट अर्निंग होती है। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो ओके है। सेकंड, कैपिटल मैनेजमेंट इज डील विद इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। कैपिटल मैनेजमेंट को जो है वो डील करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमारे पास में जो फंड्स है उसको किस तरीके से हमने क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ओके, तो ये सब डिसीजन कहां पे होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ये भी ओके। और थर्ड है कॉस्ट एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्यों कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, तीनों के तीनों सही है। बोले तो ऑल ऑफ द अबव। चलो जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड हुज डिमांड बाय ए कंज्यूमर। एक ऐसी गुड जिसकी डिमांड जो कंज्यूमर के द्वारा वो क्या होती है, कम होती है विद द राइज इन इनकम। इनकम के बढ़ने पर अगर इनकम बढ़ती है और कंज्यूमर की डिमांड जो वो क्या हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, तो वो कौन सी गुड्स में होता है। नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा कभी भी नहीं होता। वो किस में होता है, वो होता है हमेशा इंफीरियर गुड्स में। इंफीरियर गुड्स के केस के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट होगा। बोले तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। नेक्स्ट, इफ द डिमांड कर इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर डिमांड कर आपका जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो डिमांड कर होता है वहां पे आपकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर अगर है तो वहां पे आपकी जो ED है वो क्या होती है, 1। क्या होती है, ED इज इक्वल टू 1। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो होता है जहां पे आपके जो रेक्टेंगल जो आप बनाएंगे तो वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। लाइक मान लीजिए हम ये बनाते हैं ना, आपका मान लीजिए जैसे ये आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, अब ये मान लीजिए यहां पे ये है आपका ED इज इक्वल टू 1। ये एक जैसे मान लीजिए आपने कर्व बना लिया, तो ऐसे हम ऐसा बोलते हैं कि यहां पे जो अभी रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल बनेंगे इनका जो एरिया बनेगा, ठीक है, तो इनका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, दोनों का बराबर आएगा। तो इसलिए बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर बेसिकली जो है वो आपके क्या होता है, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इलास्टिसिटी जो होती है, डिमांड इलास्टिसिटी वो क्या होती है, वो हमेशा 1 के बराबर होती है। अच्छा जी
आगे, इफ द डिमांड कर्व इज डैश रिप्रेजेंटेशन, द डिमांड कर्व इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डिमांड कर्व जो है वो क्या होता है, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल, डिमांड कर्व जो है वो क्या है, एक वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, डिमांड शेड्यूल का। ये आपका एक डिमांड शेड्यूल बनता है जिसके अंदर आप लेके चलते हो प्राइस को, क्वांटिटी डिमांडेड को। आप बोलते हो प्राइस के 5 होने पर डिमांड 10 है, प्राइस के 10 होने पर डिमांड 5 हो गई है। ये क्या है आपका, सर इट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। ओके, अब डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग का डिमांड कर्व, और जो आपका डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो आपका डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरीके का बनता है, डाउनवर्ड, लेफ्ट से कहां, राइट की तरफ। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा, ए। आगे नेक्स्ट, व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर डिमांड कर्व आपका जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ए फॉल इन द प्राइस, अगर क्या होता है, कमी होती है किसमें, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कॉजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी टू। अब इससे क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, अगर अब एक बात आपको समझना पड़ेगा पहले, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर आपकी जो ईडी है वो किसके बराबर होती है, सर ईडी 1 के बराबर है। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो है ईडी 1 कब होती है, जब प्राइस के बढ़ने पर या प्राइस के कम होने पर अगर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना आए तो उसको बोलते हैं कि आपका ईडी जो है किसके को लेगा, 1 के। तो बोलता है व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ऊपर वो छोटा क्वेश्चन डाला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में आपका जो ईडी होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बोलता है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ए फॉल इन द प्राइस, अगर मान लो प्राइसेस क्या होता है, कम होता है किसी कमोडिटी के, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर जो है कमोडिटी का वो क्या होता है जी, वो आपका अनचेंज रहता है। तो आंसर क्या आएगा, रिमेन अनचेंज। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी जो है वो क्या है जी, करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले बोलते हैं डिक्रीज इन इनपुट प्राइस, अगर कभी क्या होता है डिक्रीज होता है किसके अंदर, इनपुट प्राइस में, कोज ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। अगर इनपुट के प्राइस है वो क्या होंगे, कम होंगे, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट नहीं वो राइट को शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि अगर इनपुट जो है वो क्या होता है, कम हो, अगर आपका कॉस्ट कम होती है तो कॉस्ट कम होने पर मुनाफा थोड़ा बढ़ेगा आपका, तो आप सप्लाई को बढ़ा दोगे। तो सप्लाई कर्व जो कि आपका ये आपका सप्लाई कर्व है, ये लेफ्ट को नहीं वो आपका राइट को शिफ्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो क्या है, गलत है। दूसरा, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, जो हमारी डिमांड होती है क्या वो सब्स्टिट्यूट से इनवर्सली रिलेटेड होती है, नहीं सर, हमारी जो डिमांड है वो हमारे ही कमोडिटी के प्राइस से जो है वो क्या होती है, वो इनवर्सली रिलेटेड है। तो ये भी क्या है, गलत है। थर्ड, द डिजायर, बात हो रही है क्या, डिजायर, द डिजायर फॉर अ कमोडिटी बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे इज डिमांड। बिल्कुल सही बात बोली गई है। डिमांड के अंदर क्या होता है कि हमारी डिजायर भी है, मतलब हम कोई चीज को हम चाहते भी हैं और उसको परचेज करने के लिए हम एबल भी हैं, और हम उस पैसे को जो हमारी एबिलिटी है उसको उस कमोडिटी के ऊपर खर्च भी करना चाहते हैं, विलिंगनेस भी है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिमांड। तो डिमांड के अंदर आपका जो है वो क्या, एक ऐसी डिजायर जिसके अंदर आप एबल भी हैं और विलिंग भी हैं अपनी उस डिजायर को, ये जो आपकी एबिलिटी है, अपनी इस एबिलिटी को हमारी डिजायर पे खर्च करने के लिए अगर मैं विलिंग भी हूं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड। तो ये जो है वो क्या है, सही है। चलो जी आगे नेक्स्ट, पुट दीज कॉन्सेप्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर डेवलपमेंट। तो बोला डेवलपमेंट के बेस पर आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो वो सेट करना है। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो सबसे पहले आपका लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है जी, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो है वो क्या है, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है जी। फिर इसके बेस पर जो है वो बनता है लॉ ऑफ इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका बनेगा इंडिफरेंस कर्व, ये लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बेस पर बनेगा क्या, इंडिफरेंस कर्व। और फिर इसके बाद बनता है थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो कोड जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपका 13254 बोले तो सी। चलो जी आगे अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करो और इनमें से बताओ कि कौन सी चीज है वो क्या है, करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं, फ्लैट क्वेश्चन का जो चलन है वो थोड़ा कम हो गया और इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी चीज है वो क्या है, सही है, ये बताना है। सबसे पहले नंबर पे बोलते हैं क्या, ये बोलता है डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय चेंज इन द फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिक्रीज जो होता है डिमांड में, अब ध्यान से सुनना, एक होता है इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज। तो बोलता है डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय चेंज इन फैक्टर अदर देन ओन प्राइस। इंक्रीज या डिक्रीज किसके कारण होता है, प्राइस के कारण होता है या अदर फैक्टर के कारण, अदर फैक्टर के कारण। तो ये तो सर सही बात बोल रहा है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब देखो, एक होता है एक्सटेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। वो किसके कारण होता है सर, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके प्राइस के कारण, वो डिमांड के कारण नहीं होता। तो बोलता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ओन प्राइस। सर अगर हमारे खुद के प्राइस कम हो जाएंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये तो बात क्या है, गलत है।
उल्टा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। और फिर बोलता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑन प्राइस। सर एक्सटेंशन तब होगा जब प्राइस कम हो जाएंगे, तो ये भी क्या गलत है, बोले तो ओनली वन। आंसर क्या आएगा करेक्ट जो है वो ओनली फर्स्ट है। चलो जी आगे जल्दी से फास्ट फास्ट फास्ट। बोलता क्या द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, तो उसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। जब एक्स कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने पर वाई कमोडिटी की डिमांड पे अगर कोई इंपैक्ट आता है, इस चीज को जब आप निकालते हो तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। और जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो आपकी दो तरह की है, एक है जी आपका कौन सा सब्स्टिट्यूट और एक है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री। एक है सब्स्टिट्यूट और एक है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा सी। चलो जी आगे। द लार्जर द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड, अब ध्यान से समझना ये क्या बोलता है, बोलता है द लार्जर द कोफिशिएंट, जितना लार्जर होगा कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब जितना ईडी की वैल्यू जो है वो क्या होगी ज्यादा होगी। जितना ये ज्यादा होगा इलास्टिसिटी जितनी क्या होगी ज्यादा होगी, मतलब जितना मोर इलास्टिक होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होता है कि आप प्राइस में चेंज नहीं कर सकते हो। ये एक बात समझ जाना, क्योंकि अगर जितना इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो थोड़ा सा भी अगर आप प्राइस में चेंज करते हो तो आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो बोलता है द लार्जर द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या, जो आप ईडी कंप्यूट करते हो वो जो वैल्यू होती है, द लार्जर द कोफिशिएंट ऑफ द प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट द स्मॉलर द रिजल्टिंग प्राइस चेंज, उतना ही जो है वो क्या होता है कम होता है आपका प्राइस चेंज फॉर ए गिवन इंक्रीज इन सप्लाई, उतना ही आप प्राइस चेंज बहुत ही क्या कर सकते हो कम, क्योंकि अगर आपने प्राइस में थोड़ा सा भी स्लाइटली भी अगर आपने चेंज किया तो आपकी डिमांड के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या डी। चलो जी आगे। मैच द फॉलोइंग, आपको ये चार जो है वो दे रखे हैं और इनको जो है लिस्ट ए और लिस्ट बी, इनको आपस में आपको जो है वो क्या करना है मैच करना है। सबसे पहले बोलते हैं क्या, क्रॉस डिमांड जो है इज द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गिवन कमोडिटी इन रिस्पॉन्स ऑफ द, क्रॉस में क्या होता है खुद के, मतलब हम यहाँ पे चेंज देखते हैं किसमें क्वांटिटी में, किसकी प्राइस, कौन से प्राइस के चेंज होने पर, खुद के प्राइस चेंज होने पर या अदर कमोडिटी, सर अदर, तो ए का जो आएगा वो आएगा 2, तो क्या होता है चेंज इन द प्राइस ऑफ द अनदर कमोडिटी। आगे फिर बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, इलास्टिक डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट विल बी हायर, कहां पे हायर होती है जब उसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा क्या होते हैं अवेलेबल, जितने सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल होंगे तो लोग कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, तो वहां पे आपका इलास्टिक डिमांड जो वो क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। फिर लो ऑफ डिमांड जो बेसिकली क्या बोलता है सर, लो ऑफ डिमांड जो ये बोलता है ये रिलेशन बताता है किसका, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। और लो ऑफ डिमांड ये बोलता है इफ सेट्रिस पेरिबस, अगर अदर बातें जो है वो क्या रहे कांस्टेंट रहे तो प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड क्या होती है कम, और प्राइसेस के कम होने पर डिमांड क्या होती है ज्यादा। अच्छा, और आखिरी जो बचा वो क्या है लो ऑफ डिमांड, तो ये बोलता है लो ऑफ डिमांड जो है वो क्या, लो ऑफ डिमांड स्टेट्स क्या बोलते हैं, ये बोलता है व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइज। ठीक है जी, तो आंसर जो इसका बना वो क्या बना 2413, 2413। चलो जी आगे 14th क्या बोलता है, बोलता है ये दो स्टेटमेंट देखिए, इनमें से बताने की कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहला पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी, अब बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा बोलेगा पॉइंट मेथड की बात हो रही है, भाई आगे क्या बोला पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब ईडी निकालनी है अगर आपको, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी कंप्यूट करनी है, ठीक है, ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ एमआर और एमसी, एमआर और एआर, एमआर एआर मेथड के थ्रू जब आप ईडी निकालते हो तो आपका ईडी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू एआर अपॉन एआर माइनस में एमआर, तो उसको मेजर करते हैं इस फॉर्मूले से, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज द प्रोडक्ट, एक और मेथड की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट होता है ऑफ द स्लोप, स्लोप का मतलब क्या डेल्टा के वो अपॉन डेल्टा पी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या स्लोप, ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं स्लोप। तो बोलता है द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है किसका, ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन एंड रेशियो बिटवीन कोरस्पोंडिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। तो क्या हम, ये आपका स्लोप है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या P अपॉन क्यू से, क्या यही फॉर्मूला होता है क्या, और आगे माइनस लग जाता है, हाँ जी सर ये, तो ये भी क्या है आपका करेक्ट है। तो इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है। आंसर क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15th में वही आपको मैच जो है वो करके दिखाना है। सबसे पहले नंबर पे बोलता है देखो यहाँ पे नॉन प्राइस क्वांटिटी, नॉन प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप जो है डिमांड का, तो उसको आप मैच करेंगे तो ये क्या होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब डिमांड में जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो किसकी वजह से होता है, वो आपका नॉन प्राइस मतलब अदर फैक्टर के कारण, तो इसका तो हो गया जी आपका 3। फिर इनकम इफेक्ट ऑफ ए प्राइस राइज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन, कौन से केस में इनकम इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है किससे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो ये किस में होता है, ये होता है गिफन गुड्स में, क्योंकि गिफन गुड्स में हमारा इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है,
गिवन गुड्स के अंदर हमारा इनकम फैक्ट जो है वो क्या होता है, सॉरी इनकम फैक्ट नेगेटिव, और हमारा जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि गिवन गुड्स के जब रेट बढ़ते हैं तो पर्सन जो है वो उनकी डिमांड भी क्या करता है, ज्यादा करता है। तो यहां पे क्या बोलते हैं कि इनकम फैक्ट जो है प्राइस का, प्राइस राइज, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी वजह से जो इनकम फैक्ट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, सब्स्टिट्यूशन से। तो वो किसमें होता है, वो होता है जी आपका गिवन गुड्स में। आगे ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी, ये किसके अंदर होती है, ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी जो है ये आपको मिलती है किसमें, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर। एक होता है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल, जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, ऑर्डिनल। और फिर बोलते हैं प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप, जो डिमांड, ये कहां मिलेगा, जब प्राइस में और क्वांटिटी की बात आ जाए तो वो होता है क्या आपका, एक्सटेंशन। क्या होता है, एक्सटेंशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3421, 3421। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन दी और रीजनिंग दिया, और इसके बेस पर आपको बताना है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। सबसे पहले बोलते हैं क्या, बोलता है द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड इनवेरिएबली चेंज इनवर्सली टू द चेंज इन प्राइस। तो बोलता है क्वांटिटी जो है वो क्या होती है, वो इनवेरिएबली चेंज होती है, हाँ जी, इनवर्सली चेंज होती है, हाँ जी, बोले तो अपोजिट उसमें रिएक्शन होता है, हाँ जी, किसकी वजह से, चेंज इन द प्राइस, कि अगर प्राइसेस में चेंज होता है तो प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिमांड। क्या बोलते हैं, डिमांड। बिल्कुल सही बात है सर, ये करेक्ट है। दूसरा, द प्राइस इफेक्ट जो है इज द नेट रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द नेगेटिव इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका ध्यान रखना। बोलते हैं जो प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट आते हैं। तो प्राइस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, वो नेट रिजल्ट होता है किस चीज का, मतलब अगर मान लीजिए प्राइस में अगर चेंज होता है तो प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या चेंज है, तो बोलता है प्राइस इफेक्ट इज द नेट रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन एंड नेगेटिव इनकम। क्योंकि प्राइस में अगर चेंज होगा तो हमारे इनकम के ऊपर भी जो है वो क्या आता है, इंपैक्ट आता है। देखो अगर आपकी जो है वो मान लीजिए अगर प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा सर, अगर प्राइस कल को जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो हमारी जो इनकम है वो क्या होता है, इनकम के ऊपर हमारा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, और अगर आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई है तो नेचुरल बात है आप डिमांड क्या करते हो, कम करते हो। इसीलिए ये बात को आप ध्यान रखना, ये आपको क्रैम कर लो भाई इसको। तो बिल्कुल क्या बोलते हैं कि जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेट रिजल्ट होता है दो चीजों का, इसके अंदर आपका पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आता है और साथ में नेगेटिव इनकम इफेक्ट आता है। ये आपको रटना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। बोले तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, आंसर इज ए। चलो जी नेक्स्ट, बोलता है इन केस ऑफ टू कमोडिटी, बोला दो कमोडिटी के केस में फॉलोइंग यूटिलिटी अप्रोच ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। दो कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां होता है, जहां पे mu x अपॉन प्राइस x इज इक्वल टू mu y अपॉन प्राइस y होता है, वहां पे वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसका ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, 17 का ए। तो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हम इसको ऐसा करते हैं mu x अपॉन mu y इज इक्वल टू प्राइस x अपॉन प्राइस वाई। ये भी सही है, ये भी, बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। आ गया हो, ए कंज्यूमर एट एन इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है कब, एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पे ऑन द इनडिफरेंस कर्व वेयर, जहां पे जो है वो क्या होता है, जहां पे आपका एमआरएस जो होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस एक्स वाई किसके बराबर होता है, प्राइस एक्स अपॉन में प्राइस वाई। जहां पे ये बराबर होता है तो वहां पे कंज्यूमर जो है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। तो बोलता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन कब करता है, इंडिफरेंस पॉइंट पे, जहां पे एमआरएस जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, जब वो एक्स और वाई कमोडिटी का क्या हो जाए, बराबर हो जाए किसके, प्राइस एक्स अपॉन प्राइस वाई के, तो वहां पे कंज्यूमर जो है वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। चलो जी आंसर क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट, एक कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर जो है, अब यहां पे कुछ बातें बोली गई हैं। ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर जो है वो बताना है आपको। सबसे पहले बोलता है एक कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करता है जब वो अपनी जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, उसको क्या कर लेगा, मैक्सिमाइज कर लेगा। गिवन इज इनकम एंड मार्केट प्राइस ऑफ द टू प्रोडक्ट फॉर विच मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कमोडिटी प्राइस। बिल्कुल सही बात है सर, हम हमेशा ये बोलते हैं एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू mu x अपॉन प्राइस x इज इक्वल टू mu y अपॉन प्राइस y। ओके, ये कंडीशन है, हाँ जी सर ये कंडीशन है। दूसरा, इन डिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स भी होता है ओरिजिन से, बिल्कुल सर ये भी होता है। तो दोनों की दोनों सिचुएशन जो है वो क्या है, होनी चाहिए। तो आंसर जो है वो क्या है, बोथ 1 and 2। क्या गया, बोथ 1 and 2। चलो जी नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है सर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वो होता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर मोर एंड मोर कमोडिटीज को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, वैसे वैसे हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो क्या होता रहेगा, डिमिनिश होता रहेगा। इसका मतलब द मोर ए पर्सन कंज्यूम ए प्रोडक्ट द स्मॉलर बिकम द एडिशनल यूटिलिटी, उतना ही उससे मिलने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, विच ही रिसीव एज ए रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट फॉर द प्रोडक्ट। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, बी। तो 20th का आंसर क्या हो गया, बी। बोले तो द मोर ए पर्सन कंज्यूम ए प्रोडक्ट, जितना एक पर्सन जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, द स्मॉलर बिकम्स द एडिशनल यूटिलिटी, उतना ही जो एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी, विच रिसीव एज ए रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। चलो जी, बोलता है एज ए कंज्यूमर इंक्रीजेस कंजम्पशन फॉर ए कमोडिटी, ओके, द टोटल यूटिलिटी ही डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट। जैसे जैसे एक पर्सन जो है वो एडिशनल कमोडिटी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, वैसे वैसे जो टोटल यूटिलिटी है ना वो क्या होती है, जो टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती तो है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, ऐसा होता है या नहीं होता? मतलब पहली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, जैसे मान लो अगर आपने मान लो 3 कमोडिटी आपने कंज्यूम करी, पहली से जो आपको MU मिली वो मिली 10, फिर मिली 8, फिर मिली 6, तो आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होता है, वो MU का समीशन है। मतलब आप बोलोगे 10, 18 और 24। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे एक पर्सन जो है वो क्या करता है, वो मोर एंड मोर कंजम्पशन करता है अलग अलग कमोडिटीज का, तो वैसे वैसे उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, लेकिन किस रेट से बढ़ती है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, क्योंकि पहले ये जो बढ़ा 8 से बढ़ा और अब ये जो बढ़ा है वो कितने से बढ़ा, ओनली 6 से। तो ये जो है वो क्या है, सही है। अब ये क्या होता है, जब हम ये थ्योरी पढ़ते हैं तो ये हमारी एक अजम्पशन है, क्या है, अजम्पशन, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपोथेसिस। तो ये आपको याद करके जाना पड़ेगा, दिस इज नोन एज अ हाइपोथेसिस। हम जब भी कोई थ्योरी को क्या करते हैं, प्रोपाउंड करते हैं, तो वहां पे हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं, दैट इज नोन एज अ अजम्पशन एंड द अजम्पशन आर नोन एज अ हाइपोथेसिस। चलो जी आगे, नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। अब ये ध्यान से सुनना, कंज्यूमर जो पे करना चाहता है एंड व्हाट मस्ट बी पेड, और जो उसने एक्चुअली उसने जो है वो पे किया, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, देखो कंज्यूमर 100 रुपए पे करना चाहता था, ये है कंज्यूमर की विलिंगनेस, और उसने एक्चुअल जो पेमेंट किया है वो क्या, मान लो 80 का, तो 20 रुपए जो है वो क्या है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर का सरप्लस। तो कंज्यूमर, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे और कंज्यूमर व्हाट ही एक्चुअली पे, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कंज्यूमर सरप्लस। चलो जी आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अच्छा जी, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें से वो कौन सी है। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है किसके बराबर होता है, TR माइनस में TC इंक्लूडिंग बोथ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ये एकदम सही है। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो होता है TR माइनस में एक्सप्लिसिट, बिल्कुल सही है। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इट इज अ इंक्रीज इन द आउटपुट दैट अराइज फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, बिल्कुल सही है। और फिर होता है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज इन आउटपुट, क्या बात कर रहे हो, मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब एक एडिशनल यूनिट को लगा के हमारे टोटल प्रोडक्शन में जो इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये जो डी है वो सही नहीं है, आंसर जो इनकरेक्ट बताता बोले तो डी। आगे असर्शन और रीजनिंग दी है, तो बोलता है सबसे पहले असर्शन एक दिया गया, एन इनडिफरेंस कर्व। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्या बोलता है, बोलता है इनडिफरेंस कर्व टच नीदर एक्स नोर वाई, बिल्कुल सही बात है सर। इनडिफरेंस कर्व जो है वो ना तो एक्स को टच करता ना वाई को, ऐसा क्यों होता है सर? अगर वो x को टच कर जाएगा इसका मतलब ये हो गया वो ओनली x कमोडिटीज को बाय कर रहे हैं, और अगर वो y को टच कर जाएगा इसका मतलब वो ओनली y को। लेकिन इनडिफरेंस कर्व में हम हमेशा बोलते हैं कि सर इनडिफरेंस कर्व जो है वो दो कमोडिटी का, दो अलग अलग कमोडिटी का क्या होता है, मिक्स होता है, इसीलिए वो कभी भी x और y को टच नहीं करता। तो असर्शन एकदम क्या है, करेक्ट है। दूसरा रीजनिंग क्या दे रहा है कि कंज्यूमर बाय कॉम्बिनेशन, रीजनिंग में बोला क्योंकि कंज्यूमर जो कॉम्बिनेशन बाय करता है, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ असर्शन जो है वो क्या बोलती है कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो ना तो कभी x को टच करता ना कभी y को टच करता, बिल्कुल सही बात है, ओके। इसके रीजनिंग में ये बोल रहे हैं क्योंकि एक कंज्यूमर बाय कॉम्बिनेशन, क्योंकि कंज्यूमर कॉम्बिनेशन बाय करता है, क्या दोनों बातें सही है, सही है। क्या ये जो बात है कॉम्बिनेशन वाली, यही चीज ऊपर वाले इनडिफरेंस कर्व जिसमें दो कमोडिटी को लेके चलते हैं, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। बोल तो बोथ ए एंड आर, असर्शन रीजनिंग जो है वो क्या है, ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। चलो जी आगे 24 के बाद 25। हाँ जी, असर्शन दे रखा है, रीजनिंग दे रखा है। क्या बोलता है असर्शन के अंदर, बोलता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोनोटोनिक ये प्रेफरेंस, हायर इनडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। तो हम ये बनाते हैं, ये हमारा इनडिफरेंस कर्व है,
ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, बढ़ते रहता है। एज इट कंटेन मोर यूनिट ऑफ द ईदर गुड्स, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो एकदम सही बोल रहा है। आगे फिर बोलता है इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, किस वजह से, ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बिल्कुल सही बात है सर, ये भी सही है, क्योंकि ये कभी भी ऐसा नहीं होता, ये होता है कन्वेक्स। ये क्या है, ये कन्वेक्स होता है। और ये क्या है, ये जो बनाया मैंने, ये क्या है, ये कनकेव है। तो बोलता है जी आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है ओरिजिन से। बिल्कुल सही बात है सर, ये ऐसा होता है। तो इसका मतलब दोनों की दोनों बातें जो है असर्शन रीजनिंग क्या है, सही है। बोलते बोथ आर ट्रू। चलो जी आगे 26वां क्वेश्चन आ गया जी, मैच करेंगे जल्दी से। लिस्ट 1 में दे रखा है कॉन्सेप्ट और उनके फीचर दे रखे हैं। हाँ जी, एक एक करके पढ़ेंगे जल्दी से। सबसे पहले बोलता है यूटिलिटी क्या होता है। सर यूटिलिटी जो है इट इज अ वोंट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, इट इज अ वोंट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, जिसको तो बोलते हैं हम लोग क्या, यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट, इसका बोलता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, सर मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑफ एन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को गेट करने से जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं क्या, मार्जिनल। और लो ऑफ डिमिनिशिंग क्या बोलते हैं, लो ऑफ डिमिनिशिंग जो है वो ये बोलता है कि MU टेंड्स टू डिक्लाइन एज कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज। जैसे जैसे आप मोर एंड मोर कमोडिटीज को क्या करेंगे, उनके कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे आपकी जो MU है वो क्या होता रहेगा, डिक्लाइन होता रहेगा। तो एकदम सही है, ये मैच हो गया हमारा 2 3 4 1 सी। आ गया हो जी अगला, बोलता है प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन। जो आप प्रोडक्शन फंक्शन बनाते हो तो ये किस कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनपुट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रोडक्शन फंक्शन हम बनाते हैं और हम हमेशा ये बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जैसे जैसे हम इनपुट को जो है वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो प्रोडक्शन है या हमारा जो आउटपुट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एक खास बात होती है कि प्रोडक्शन फंक्शन में कि जैसे जैसे इनपुट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो फंक्शन होता है किसका, इनपुट्स का। इनपुट के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये लेके चलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो हमारे इनपुट है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। सबसे पहला, इनपुट क्या सब्स्टिट्यूट नेचर के होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना वहां पे लैंड और लेबर दोनों को हम अलग अलग सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। हाँ जी, क्या उनमें कॉम्प्लीमेंटेरिटी भी होती है, ऐसा भी होता है कि दो इनपुट मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, बिल्कुल होता है। क्या उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, सर फ्लेक्सिबिलिटी तो कुछ नहीं होता। क्या वो स्पेसिफिसिटी होती है उनमें, हाँ जी सर होती है। मतलब क्या वो स्पेसिफिक होते हैं, तो इसका मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, 1 2 एंड 4। तो आंसर क्या आएगा, 1 2 एंड 4 बोले तो सी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट। दो आपको यहां पे जो है वो क्या दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। इंडिकेट द करेक्ट कोड आपको जो है वो इंडिकेट करना है। ठीक है, इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट, ये आपको बतानी है। सबसे पहले बोलता है स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है, बोलता है अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, सरप्लस होता है किसका, TR ओवर द अबव ऑल पेड आउट कॉस्ट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, इज इक्वल टू TR माइनस में TC, और TC में ओनली कौन सी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है। ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहेड, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है इकोनॉमिक और प्योर, ये पाइन नहीं है, थोड़ा सही करना। इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट जो है वो रेसिड्यूअल है। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलता है, ये होता है TR माइनस में TC, और TC के अंदर दोनों एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी और प्लस में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी। तो बोलता है इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, वो रेसिड्यूअल होता है, मतलब वो जो बचा हुआ, लेफ्ट आफ्टर ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट हैव बीन मेट इंक्लूडिंग द ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, इंश्योरेबल रिस्क, डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट, एंड द पेमेंट टू द शेयर होल्डर सफिशिएंट टू मेंटेन द इन्वेस्टमेंट एट द करंट प्राइस। तो ये सब जो है इनमें दोनों तरह की कॉस्ट आ गई, आपकी एक्सप्लिसिट भी आ गया और इम्प्लिसिट भी। तो हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट यही तो होता है। हाँ जी, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट। आंसर क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका आएगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलो जी आगे, नेक्स्ट, एक मिनट, करेक्ट है दोनों की दोनों, मैंने इनकरेक्ट पे कर दिया। नेक्स्ट पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो क्या बोलता है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 लिस्ट भी दे रखे हैं। सबसे पहला इकोनॉमिकल स्केल क्या होता है, सर इकोनॉमिकल स्केल का मतलब है जैसे जैसे हम बल्क के अंदर जो है वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो वैसे वैसे हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो इकोनॉमिकल स्केल जो है वो तो मैच हो गया किससे, ये मींस लोवरिंग द कॉस्ट, हमारी कॉस्ट का कम होना, प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क। ठीक है जी। इंटरनल इकोनॉमिक्स जो है वो कौन सी होती है, सर इंटरनल इकोनॉमिक्स जो है वो अराइज होती है साइज ऑफ द फर्म के बेस पर, ये फर्म स्पेसिफिक होती है। ओके, एक्सटर्नल जो है ये कौन सी होती है, एक्सटर्नल वो है जो डिपेंड करती है साइज ऑफ द इंडस्ट्री
कैपेसिटी के बेस पर। अच्छा, और इकोनॉमिक ऑफ स्कोप क्या होता है? अब ये ध्यान से समझना, ये एक नया टर्म है इकोनॉमिक ऑफ स्कोप। देखो इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है? जैसे जैसे हम बल्क के अंदर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वैसे वैसे हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस होती है। और इकोनॉमिक ऑफ स्कोप क्या होता है? इट अराइज विद लोअर एवरेज कॉस्ट, ये अराइज होते हैं इकोनॉमिक ऑफ स्कोप अराइज होती है विद द लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल फर्म। जब दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, जो दो प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट को, एक यूज को पूरा करते हैं, जब वो दोनों एक ही फर्म बना रही है ना, तो उसकी वजह से, दोबारा बोलता हूं, जो आपकी कॉस्ट कम होती है, पढ़िएगा, इट राइज विद लोअर एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल फर्म। जैसे मान लीजिए रेजर और जो उसका हैंडल होता है, वो दोनों अगर एक ही फर्म बनाए, ये मोर्टिन की वो जो आपकी क्या बोलते हैं, वो लिक्विड हो गया, ठीक है, जो रिफिल हो गया, और उसके जो वो मशीन है वो एक ही फर्म बनाए, उससे जो उसका बेनिफिट मिलता है, जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होती है, दैट इज नोन एज द इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बोलते हैं। ठीक है जी, चलो इसका आंसर जो है वो क्या बन गया, ये हमने कर लिया जी, आपका क्वेश्चन नंबर 29, और इसका आंसर जो है वो बनता है 2341 सी। चलो जी आगे, फिर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या बोलता है? बोलते हैं जी कन्वेक्सिटी, ये आपको दो बता रखे, इसको मैच करना है। बोलता है कन्वेक्सिटी ऑफ द इनडिफरेंस कर्व टू ओरिजिन। कन्वेक्सिटी जो है वो किसकी वजह से, ये बता दिया जी आपका, ये सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ द टू गुड्स, इसकी वजह से तो क्या हो गया, कन्वेक्सिटी। फिर बोलता है जी आपका क्या, क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड सेक्रीफाइस फॉर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ अदर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। फिर इक्वालिटी ऑफ द रेशियो द मार्जिन यूटिलिटी रेट ऑफ द प्राइस, ये क्या है? ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हम करते हैं ना क्या, इक्वालिटी ऑफ रेशियो द एमयू एक्स अपॉन प्राइस एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई अपॉन प्राइस वाई, यही तो कंडीशन है इसका। एंड सेपरेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड द इनकम इफेक्ट, ये जो है सेपरेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट फ्रॉम द टोटल प्राइस इफेक्ट, ये क्या है जी आपका, ये है आपका इंडिफरेंस एनालिसिस। एक मिनट रुके, सेपरेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड द इनकम इफेक्ट फ्रॉम द टोटल प्राइस इफेक्ट, इससे जो अलग करते हैं तो हाँ वो होता है कहां पे, आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा जी आपका क्या बना, ये फर्स्ट का थर्ड, फोर्थ और फिर 2, फिर आपका 1, 3421 बी। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दी कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का व्हेन ही प्लान हिज एक्सपेंडिचर ऑन द एक्स वाई जेड, तीन कमोडिटी की बात कर रहे हैं, इन सच ए वे दैट ही अल्टीमेटली अटेन, जब वो क्या, कौन सी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये एक्स वाई जेड में क्या, प्राइस एक्स एमयू एक्स अपॉन प्राइस एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई अपॉन प्राइस वाई इज इक्वल टू एमयू जेड अपॉन प्राइस जेड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो आंसर जो आएगा वो क्या, सी। बोले तो यहां पे दे रखा है, तो आंसर क्या, थर्ड आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर जो है वो क्या बोलता है, ये रहा, अरे आ जाओ जल्दी। एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर इज इन कॉम्बिनेशन विद द फिक्स फैक्टर इज इंक्रीज, जैसे जैसे हम जो है वो वेरिएबल फैक्टर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आफ्टर ए पॉइंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर विल डिमिनिश, तो एक लेवल के बाद में जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, डिमिनिश होता है। मतलब हम हमेशा ये बोलते हैं फैक्टर को बढ़ाएंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बोलते हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर, मतलब फिक्स फैक्टर तो कॉमन रहेगा, फिक्स रहेगा, उसके साथ में अगर आप वेरिएबल फैक्टर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, इन ए कॉम्बिनेशन विद द फिक्स फैक्टर इज इंक्रीज, वो क्या होगा, इज इंक्रीज, उसको बढ़ाया जाएगा, आफ्टर ए पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है फैक्टर का वो क्या होगा, डिमिनिश होगा, बिल्कुल होगा। और ये कब आएगा, जब हम ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर या ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट को उसमें लगाओगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, आपकी डाउन जाएगी। तो ये कब होगा, इट इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट लीड्स टू दिस। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। बोल दो आर इज एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन। देखो एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है प्योर कंपटीशन। तो प्योर कंपटीशन जो टर्म है वो दिया था प्रोफेसर चैम्बरलिन ने, और उसने क्या बोला, परफेक्ट कंपटीशन के सारे फीचर दो को छोड़ के, दो कौन कौन से, एक था आपका परफेक्ट मोबिलिटी और एक था परफेक्ट नॉलेज। अगर ये दोनों फीचर को हटा दिया जाए तो बाकी जो बचेगा उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्योर कंपटीशन। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर, इनमें से कौन सा फीचर है किसका, प्योर का। तो इसमें क्या, लार्ज नंबर बायर सेलर होते हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री होता है, परफेक्ट होमोजेनिटी होती है, अच्छा जी, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स नहीं, ये नहीं होता, क्योंकि ये दोनों फीचर जो है ये परफेक्ट में होते हैं लेकिन ये प्योर कंपटीशन के अंदर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, 2 एंड 3, बोले तो ए। आगे
इफ ए फर्म ऑपरेट इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर एक फर्म जो है वो ऑपरेट करती है किसमें, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, देन इट विल मोस्ट लाइकली, तो फिर वो फर्म जो है वो कैसे होगी, इट इज मोस्ट लाइकली, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जो है वो क्या करती है, जो प्राइस दिया होता है उसी के ऊपर वो क्या होती है, सेटल होती है, मतलब उसी प्राइस को, फर्म वहां पे होती है प्राइस टेकर, क्या होती है, प्राइस टेकर। तो बोलते हैं इफ ए फर्म, अगर कोई फर्म जो है वो ऑपरेट करते इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, देन इट विल मोस्ट लाइकली, तो वो मोस्ट लाइकली जो है वो क्या करती है, सेटल होती है फॉर वट एवर प्राइस इज ऑफर, जो भी प्राइस ऑफर किया गया उसी के ऊपर वो क्या होती है, सेटल होती है, मतलब फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो ये कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइस टेकर, ध्यान रखना। आगे बोलते हैं द कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम की फॉर ए फर्म, लॉन्ग पीरियड के अंदर फर्म इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, जहां पे ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जहां पे एम आर इक्वल टू एम सी, ए सी इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर और ए सी इक्वल टू एम सी, जहां पे ये सब जो है वो क्या होता है, बराबर होता है, वहां पे आपका लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन आपको मैंने लिखवाई भी था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का ध्यान रखना है इस चीज को। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कहां पे, शॉर्ट टर्म वहां जहां पे एम सी इक्वल टू एम आर और एम सी कर्व जो है वो कट करता है एम आर को फ्रॉम बिलो, ठीक है ना, तो ये होता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में रहते हुए एक फर्म जो है वो तीनों तरह की जो है वो सिचुएशन को फेस कर सकती है, ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद में है जी आपका डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली पॉसिबल कहां पर, डिस्क्रिमिनेशन मतलब मोनोपोली के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कहां होगा, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ही कमोडिटी के अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, सेम कमोडिटी अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसमें होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल तब होता है अगर अलग अलग मार्केट के अंदर जो है वो क्या, अलग अलग डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अगर डिफरेंट इलास्टिसिटी डिमांड है तो वहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। आगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, ये वैसे आपको भी मैंने बता ही दिया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ही कमोडिटी के अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बोलते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व फर्म सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, फर्म जो है वो सेम प्रोडक्ट को सेल करती है एट ए डिफरेंट प्राइस पर टू द डिफरेंट कंज्यूमर, मतलब सेम प्रोडक्ट, जब सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कंज्यूमर को सेल किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आगे बढ़ो, बोलता है द लाइन ए बी सी डी, ये लाइन देखिए ए बी सी डी, ये रिप्रेजेंट करती है विच टाइप ऑफ कर्व को, कौन से टाइप ऑफ कर्व को जो है रिप्रेजेंट करती है, ये ओलिगोपोली, और ओलिगोपोली में जो डिमांड कर्व बनता है वो कैसा होता है, किंकी नेचर का होता है, जिसमें क्या होता है, मोड होता है, तो इसको बोलते हैं किंक्ड कर्व ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है जी, आगे दो आपको असर्शन और रीजनिंग, दो आपको टर्म दिया और इसको आपको जो है वो देख के बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है ये सब। तो बोलते हैं क्या, असर्शन है ऑल फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन हमेशा क्या कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है सर, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म भी और आपकी जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म है वो दोनों जो है वो लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, लेकिन जो मोनोपोली है वो लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो असर्शन तो एकदम सही है। दूसरा रीजनिंग क्या बोलता है, इफ ऑल फर्म अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन लॉन्ग रन ऑपरेट एट ए मिनिमम एवरेज कॉस्ट लेवल, और जो फर्म है वो लॉन्ग रन में ऑपरेट करते हैं मिनिमम एवरेज कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है सर कि फर्म की जो लॉन्ग रन में कॉस्ट होती है वो क्या होती है, मिनिमम एलएसी के ऊपर वो क्या करती है, काम करती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। आगे मैच द फॉलोइंग आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा जी, अब बोलता है ट्रेड चैनल दे रखा है आपको यहाँ पे, ट्रेड चैनल जो है, ट्रेड चैनल डिस्काउंट अगर देंगे तो वो क्या होता है, डिफरेंशियल नेचर का होता है, क्योंकि होलसेल को कुछ अलग तरीके से मिलता है और जो रिटेलर है उनको कुछ अलग, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल। फिर है लॉस लीडरशिप, लॉस लीडरशिप को जो है इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। फिर प्राइसिंग बीइंग नॉन रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन द डिमांड, इसको क्या बोलते हैं, अगर हम ये बोल दें ना, जो आपकी ऐसी प्राइसिंग जिसमें आप नॉन रिस्पॉन्स, आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते अगर चेंज इन डिमांड एंड द कॉस्ट, तो ये क्या ओलिगोपोली, क्योंकि ओलिगोपोली का एक फीचर होता है रिजिडिटी, क्या बोलते हैं, रिजिडिटी, इसके अंदर हम चेंज नहीं करते। और आप फिर बेसिंग पॉइंट जो वो क्या होता है, बेसिंग, तो इसमें क्या होता है, लोकेशन के बेस पर होता है, तो लोकेशन के बेस पर जो अलग अलग प्राइस जो है हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3412 बोले तो 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलते हैं, असर्शन दे रखी है और रीजनिंग दे रखी है। पहले बोलता है इन लॉन्ग रन, बोला लॉन्ग रन में अंडर द परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म इनवेरिएबली गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। ऑल फर्म इंकर मिनिमम एवरेज कॉस्ट एंड इंकर नो सेलिंग कॉस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्या ये बात सही है क्या, अगर हम बात करते हैं इसको तो बोलता है सारी की सारी, देखो बोलता है इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारी फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है ऑल फर्म इनकर मिनिमम एवरेज कॉस्ट, हर फर्म जो है वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट को इनकर करती है, एंड इनकर नो सेलिंग कॉस्ट, और उसकी कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, मतलब फर्म की सेलिंग कॉस्ट कोई भी नहीं होती है, क्योंकि देयर इज एब्सेंस होता है किसका, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। क्या ये बात सही है, क्या वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है या नहीं होता? सर हमारे जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर हमको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, क्योंकि
परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारी फर्म जो सबका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, तो वहां पे आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, 41 का आंसर जो आएगा वो क्या, बोथ ए एंड आर बोथ आर ट्रू। आगे 42, लो जी 42 आ गया। अब ये आपको बता रखा है, अब मैच करना आपको, डंपिंग, किंकी, हॉरिजॉन्टल और लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसका, डंपिंग का, तो डंपिंग का मतलब क्या होता है, डंपिंग मोनोपोली फर्म क्या करती है, अलग अलग मार्केट में जाके अलग मतलब एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग रेट पे चार्ज करती है, रेट पे सेल करती है, तो उसको है डंपिंग, डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा फिर आगे जो है किंकी नेचर का जो डिमांड कर्व है वो कहां होता है, वो होता है ओलिगोपोली में। ठीक है जी। फिर हॉरिजॉन्टल स्टेट लीनियर कर्व जो है ये कहां होता है, सर हॉरिजॉन्टल जो है वो आपको देखने को मिलेगा परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है डिमांड कर्व। ओके, और फिर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर विद डिफरेंशिएटेड कमोडिटी, डिफरेंशिएटेड गुड्स, ये देखने को मिलता है कहां पे, आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो इसका आंसर जो आएगा 4231। लो जी, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बस बहुत हो गया यार, अब मैं नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, तुम मुझे करके और इसका आंसर तुम मुझे जो है वो कमेंट करके बताओगे। 42 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आखिरी क्वेश्चन ये बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द परफेक्ट कंपटीशन, इनमें से कौन सा परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। सबसे पहले यहां पे बोलता है क्या, देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द बायर एंड सेलर, आई डोंट नो, क्या परफेक्ट कंपटीशन होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, सुना तो नहीं है, तुम देख लेना। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मोबिलिटी परफेक्ट होती है, मोबिलिटी होती तो है सर, सुना तो है, बाकी तुम देख लेना। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन में भी बोलता है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती मेरे हिसाब से तो नहीं होती है। चलो तुम देख लेना, मुझे पहले वाले में थोड़ा सा पंगा लग रहा है। चलो भाई, बाकी अब तुम देख के बताना कि तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो ये 3 आपको जो स्टेटमेंट दिए और इनमें से आपको जो है वो बताना है क्या, कि कौन सा आपको करेक्ट कोड जो है चूज करना है, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है और कौन सी गलत है। तो इसको आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हो गए जी हमारे इकोनॉमिक्स के मेन क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और 10 बढ़िया वाले क्वेश्चन जो है मैंने डाल दिए हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर पहले, तो आप उनको कीजिएगा बढ़िया तरीके से। ओके, और लो जी, ये भी अपना कवर हो गया। कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।